चलो अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इक्विटी शेयर्स को हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर इक्विटी शेयर्स। देखो इक्विटी शेयर का सबसे सिंपल वाला जो फंडा है ना, देखो कैसा है। इक्विटी शेयर का जो कैलकुलेशन करना है ना, मान लेते हैं मार्केट प्राइस आज की तारीख में 100 रुपये है। आज की तारीख मतलब MP0, मतलब इफ यू बाई इक्विटी शेयर टूडे it is available for 100 rupees, and if you buy this you can expect a dividend. D1 is a equity dividend, you can expect around say 10 rupees. In that case, this is your return that you are expecting. This is your investment that you are doing today. So return is always एक साल के बाद, मतलब after 1 year you are expecting this, and investment is today. So KE would be D1 upon P0, MP0, और P0 भी लिखा तो भी चले. So answer would be 10 upon 100 into 100, that comes to 10% per annum. This will be treated as K. K is nothing but expected return by shareholder. Because आज अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, you don't know how much you will get, but your expectation will be treated as a cost of the company, cost to the company, because you invested 100 rupees and you are expecting 10 rupees as a dividend. क्योंकि किसी को नहीं पता रहता है डिविडेंड कितना मिलेगा, but you are expecting कि इतना डिविडेंड मिले, then it is called this way. I'll take up another question, another example just to understand, फिर उसको summarize करेगा मैं. MP0 today is 100 rupees. You are expecting a dividend of say 10 rupees. Also you are expecting a rise in price by 110. दो चीजें तेरी उम्मीद में आ रही है. पहला तो तू ये सोच रहा है कि डिविडेंड तुझे मिलना चाहिए, दूसरा तू सोच रहा है कि प्राइस भी बढ़ना चाहिए. चलो बताओ कितना कमाओगे, व्हाट इज योर रिटर्न. जस्ट सी एंड लॉजिकल तरीके से बात करो. देख, देन इन दैट केस के विल बी 10 रुपीज तो तू कमा ही रहा है. लेट मी मेक इट सम अदर अमाउंट सो दैट वो डिफरेंस दिखेगा ना. से 120. लेट्स टेक अप दिस वे. नाउ टेल मी, 10 रुपीज तो आप डिविडेंड का कमा ही रहे हो, 20 रुपीज एक्स्ट्रा कमा रहे हो, बिकॉज 100 रुपया दे के 120 मिलेगा. एनपी और वो वाला कॉन्सेप्ट जो रिडम्पशन के टाइम, रिडम्पशन वैल्यू काइंड ऑफ. तो यू आर गेटिंग 20 रुपीज एक्स्ट्रा, एंड दिस इज अ 1 ईयर का ड्यूरेशन, तो डिवाइड बाय 1 ईयर करने का कोई मतलब नहीं है. सो 20 रुपीज एक्स्ट्रा. सो कैन आई से दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज कैपिटल गेन. डिवाइड बाई 100 रुपीज यू इन्वेस्टेड. यहाँ पे एवरेज नहीं करना होता है. दिस इज व्हाट यू इन्वेस्टेड. So answer is 30 upon 100 into 100, you are earning 30%. इसको एक तरीके से और तरीके से लोग करते हैं like this. इसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं. देखो कैसे. उसके पहले कि मैं स्प्लिटिंग करूं, सालो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, पहले इतना लिखो. इक्विटी का कैलकुलेट करो. कितना गंदा लिखा है मैंने यार. लेट मी राइट थोड़ा अच्छे से. इक्विटी शेयर, अभी अच्छा लग रहा है इक्विटी शेयर. तो दिस इज फर्स्ट पार्ट आई डिड. This is case 1, this is case 2. अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान दो. लिख लिया. अब सुनो, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करो मैथमेटिकली. 10 रुपीज अपॉन 100 ए डिविडेंड कमा रहा हूं. कैपिटल गेन कितना कमा रहा हूं, 20 अपॉन 100, बराबर ना बे. इसको ध्यान से नोटिस करो, ये 20 है क्या. 20 इज नथिंग बट ये माइनस ये है कि नहीं. सो लेट मी राइट P1 माइनस P0 अपॉन P0, एंड दिस इज D1 अपॉन P0. ये प्लस था ना दोनों. ऐसे हमने के ही निकाला. अगर ग्रोथ दिया है, अगर ये दिया है, दिस इज गिवन, दिस इज टेक्निकली कॉल्ड ग्रोथ, तो हम लोग फॉर्मूले में ऐसे लिखते हैं दो पार्ट में. दिस इज माई कैपिटल गेन एंड दिस इज माई डिविडेंड. सो इस पोर्शन को टेक्निकली वर्ड जी बोला जाता है, ग्रोथ. तो क्या फॉर्मूला बन गया,
D1 upon P0 plus growth is K। ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा देता है। देखो मैं आपको बताता हूं। केस 3 क्वेश्चन बोलेगा मार्केट प्राइस टुडे ऑफ इन्फी शेयर is 200 rupees. Expected dividend after a year end से दिया है 20 रुपीज। ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड is 10%. दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहां पर क्या क्या दिया है, इसको जी बोलते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, के ई का फॉर्मूला अप्लाई करना है। व्हाट इज D1 20 रुपीज, व्हाट इज P0 प्राइस कितना है 200 प्लस जी कितना है 10%। तो देखो 20/200 इज 10% प्लस 10%, टोटल इज 20%। दिस विल बी द आंसर। तो ऐसा करना पड़ सकता है। ये भी दिया रहेगा, ग्रोथ भी दिया रहेगा। तो समझा? तो इसको भी लिख लो। चलो केस 4 क्वेश्चन में दिया रहेगा मार्केट प्राइस टुडे, इसको बोलते हैं P0 इज गिवन टू अस 500। लास्ट डिविडेंड पेड, इसको बोलते हैं D0। लास्ट डिविडेंड मतलब अभी अभी जो डिविडेंड पे किया कंपनी ने वो था 50 रुपीज। ग्रोथ रेट इज से 10%। अब लफड़ा क्या हो गया, के ई का फॉर्मूला क्या है, D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। तेरे पास क्या क्या है बता सर, P0 है 500, ग्रोथ भी दिया है। इसको ना कभी भी ना ऐसे मत लियो, ऐसे लिखते हैं अपन, ये इजी रहता है। राइट? चलो बताओ D1 दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है, बिकॉज D1 की जगह पे वो लोग ने क्या दिया है D0। D1 कैसे निकालते हैं, D1 इज नथिंग बट इस डिविडेंड में उतना ही ग्रोथ मिलेगा जितना ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करो, दैट इज 10%। सो D1 वुड बी 50 प्लस 10% का ग्रोथ, दैट इज 55 हो जाएगा। सो ग्रोथ इज अप्लाइड टू कैलकुलेट द D1। सो 55 लीजिए एंड डन। 55 डिवाइड बाई 500, 55 डिवाइड बाई 500 प्लस 0.1, सो आंसर विल बी 0.21, जिसको हम लोग 21% बोलेंगे। लगा लो दिमाग जितना लगाना है, मैंने आपको दे दिया। यहाँ पर मार्केट प्राइस टुडे, लास्ट डिविडेंड पेड, ग्रोथ रेट दिया हुआ है। 4 केसेस मैंने किए जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। डन? I'll take the case 5. Question will give you P0 as 1000. Expected EPS से 100 रुपीज। पूरा लिखना है तो एक्सपेक्टेड EPS आफ्टर ईयर एंड। फिर लिखा रहेगा डिविडेंड पे आउट रेशियो इससे 40%। ग्रोथ रेट भी ले लेते हैं, ग्रोथ रेट विल बी गिवन एज 10%। ये सब क्या है, कुछ नहीं, नॉर्मल है। ठीक से देखो, यहाँ ईपीएस दिया है। ईपीएस क्या होता है बेटा, ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर। अगर 100 रुपीज कंपनी ने कमाया तो कंपनी कितना डिविडेंड पे आउट करता है उसको डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलते हैं। अगर कंपनी ने 100 रुपीज कमाया तो कंपनी हैज डिसाइडेड टू पे टू इक्विटी 40% ओनली, सो दिस विल बिकम डिविडेंड।
तो 40% ऑफ 100 इज 40 रुपीज. So balance is called retained earning. Balance is called retained earning. मिर्जा बे मिर्जा, अरे बेशरम. हाँ, retained earning will be 60 रुपीज. हमको इसमें इंटरेस्ट है भाई. तो देखो के ई विल बी, क्या D1 पता है, क्या P0 पता है, प्लस ग्रोथ. D1 निकाला ना अभी आपने, ये एक्सपेक्टेड ईपीएस है तो उसमें से निकलेगा D1 ही ना. 40 रुपीज अपॉन 1000 प्लस 0.10. 40 divided by 1000 plus 0.10, that comes to 0.14. This will be treated as 14%. Yes, so 14% is your K. मतलब ऐसा ट्विस्ट एंड टिप्स करके देगा तो तुझे पकड़े में आना चाहिए कि भाई ईपीएस और डिविडेंड पे आउट रेशो का रिलेशन है. अभी रिटेंशन रेशो दे देगा तो रिटेंशन रेशो का मतलब ये होता है कंपनी कितना खुद के पास रखेगा. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी बोलता है मैं 60% रखेगा तो 40% पे करेगा तो 40% डिविडेंड हो जाएगा. तो इट्स नॉट अ ग्रेट रॉकेट साइंस सीख रहे हो आप, इट्स वेरी नॉर्मल. ठीक है, तो आपने 5 केसेस कर लिए इक्विटी के. एक सम देता हूं, खुद से ट्राई करो. गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम टेक्स्ट बुक. ये वाला खुद से सॉल्व करो. इसमें 10 ईयर वाला है, मतलब ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो गया है ना. 14% preference share of 100 is redeemable at 5% premium. Flotation cost is 5%. Dividend tax is 10%. सर ये क्या है, डिविडेंड टैक्स बोलेगा तो वो टैक्स क्या, 1 माइनस टैक्स. अरे बेशरम, डिविडेंड पे कभी भी टैक्स इनकम टैक्स वाला नहीं है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है. मतलब जब तुम 14% प्रेफरेंस डिविडेंड भरोगे ना, उस पर 10% एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा. तो तेरे लिए तो खर्चा है ना, तो ये आप उसमें ऐड कर दोगे. बोलने का मतलब ये होता है प्रेफरेंस डिविडेंड जो तेरा है, ऐसे देखे तो 14 रुपीज ही है. 100 पे 14 रुपीज ही आएगा ना. लेकिन गवर्नमेंट बोलता है 14 रुपीज अगर आप डिविडेंड भरोगे तो 10% में एक्स्ट्रा लेगा तेरे से. तो 14 पे प्लस 10% करोगे तो अपना जो पॉकेट से जाने वाला है वो है 15.4. तो ये लो, पीडी की जगह पे 15.4 डिवाइड बाय जो भी लेना है वो सब ले लो. अच्छा रिडीमेबल है तो रिडीमेबल मतलब मैं सॉल्व कर देता हूँ. तो इसके पहले गोबर कुछ कर दे, उसमें मैं सॉल्व कर देता हूँ, कोई इशू नहीं. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, फेस वैल्यू कितना है, 100 है ना. नेट प्रोसीड कितना हाथ में आएगा, 100 रुपए वाला. रिडीमेबल, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, ठीक है. फ्लोटेशन कॉस्ट 5%, तो 100 में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस हो गया 95. रिडम्पशन वैल्यू इज व्हाट, प्रीमियम पे रिडीम करने वाले 5%. तो 100 रुपीज को प्रीमियम पे रिडीम करने वाले मतलब 105 रुपया देने वाले. और ये करने कितने वाले साल बाद है, और टाइम पीरियड दिया है 10 ईयर, तो 10 साल का रिटर्न है. प्रेफरेंस डिविडेंड जो होने वाला है वो है 14%, लेकिन 10% गवर्नमेंट उस पर चार्ज करेगा, मतलब 15.4. लेट्स कैलकुलेट केपी. 15.4 प्लस रिडम्पशन वैल्यू इज 105 माइनस 95 अपॉन 10 ईयर्स, हर साल का मिल जाएगा. एवरेज कर दिया, सो 105 माइनस 95 अपॉन 10, 1 रुपी हो गया. सो दिस बिकम 16.40. पाप चढ़ेगा, पूरा सॉल्व कराओगे मेरे से तुम लोग. 0.164, इसको हम लोग 16.4% लिख सकते हैं. तो इसमें यही है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, थोड़ा सा ध्यान दे देना वो, बाकी कुछ नहीं. दिस इज द फर्स्ट पार्ट आई डिड.
सेकंड नहीं करूंगा, तू कर लेगा। 50 रुपीज P0 दिया है। पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 6% विच इज एक्सपेंड कंटिन्यूसली, मतलब दिस विल बी D1। अब इक्विटी शेयर इफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड आर टू ग्रो एट द रेट ऑफ 5%, मतलब ये अगर पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 6 पर शेयर, तो सीन कैसा था मालूम है? यही D0 था, यही D1 था, यही D2 होता। यहाँ पर बोला अगर डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, तो याद रखना D0 पकड़ो 6 को और इससे निकालो D1, 6 प्लस 5% का ग्रोथ दे दो उसमें, 6.3 लेना D1 and then solve it. An equity share is selling P0 दिया है, earning per share is 20, 50% is paid in dividend, paid मतलब D0. The shareholder expects the company to earn constant tax rate of 10% on its investment of retained earning. Okay. यहाँ पे लिखा है shareholder expect the company to earn constant after tax. This is a growth. कंपनी वो बोल रहे हैं कि अगर जो भी पैसा आपके पास रह जाता है उस पर हम लोग को 10% कमा के चाहिए, बोले तो ग्रोथ है। अब सुनना कैसे करेंगे। फोर्थ पार्ट, KE इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। अब D1 कैसे निकालेंगे? देखो उन लोगों ने अपने को दे रखा है EPS 20 रुपीज। कंपनी ने रिसेंटली इसमें से 50% पेड डिविडेंड, इधर से मुझे पता चला कि ये D0 है। पेड वर्ड रहेगा तो समझ जाने का वो D0 है। सो कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया? 10 रुपए। रिटेन्ड अर्निंग वॉज 10 रुपीज। हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको ये मिल गया D0। अब ग्रोथ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हाउ विल यू कैलकुलेट D1? सो D0 में ग्रोथ अप्लाई कर दीजिए 11, ये मिल गया D1, हो गया सम सॉल्व। 11 अपॉन 120 प्लस 0.10, 0.1917, 19.17% per annum. So this will be a 19.17 K. This was the fourth part. Done. Very good. तो इक्विटी रिलेटेड भी आपको काफी कुछ अभी नॉलेज आ गया है, ये लिख लीजिए। चलो अभी हम लोग ने कैलकुलेशन किया, हमने ये सीखा कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल कैपिटल। तो हर एक कैपिटल का आपने कॉस्ट निकालना सीख लिया, बट अभी भी एक क्वेश्चन रह जाता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टोटल कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, सपोज इफ आई हैव गिवन अ क्वेश्चन में कैपिटल एंड इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब समझो K दिया है। से फॉर एग्जांपल इन माय कैपिटल देयर इज अ इक्विटी, सॉरी अमाउंट कहाँ लिखूंगा बे, तो अमाउंट भी लिखते ना, इक्विटी दिया है एंड से इट इज गिवन 1000 एंड इसका कॉस्ट से 15% दिया है, एंड आई हैव ऑल्सो गिवन अ डेट फंड्स डिवेंचर से 1500 और उसका कॉस्ट दिया है से 8%। तो मेरा टोटल कैपिटल है, माई टोटल कैपिटल इज 1500। क्वेश्चन उठता है उसका कॉस्ट कितना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस। तो क्या 15 प्लस 8 कर दूं? बकवास सालो, 15 प्लस 8 कैसे कर सकते हो? जोड़ते जाओगे तो 100 भी टच कर दोगे आप, ऐसा नहीं हो सकता। देन व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट? तो क्या मैं ऐसे कर दूं 15 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 एवरेज कर दूं? एवरेज तब करते हो जब उसकी क्वांटिटी सेम होती है, इधर क्वांटिटी अलग है, देख रहे हो?
मतलब यहाँ पर इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे देखो ये क्वांटिटी अलग है ना बॉस, तो ये सिंपल एवरेज भी नहीं हो सकता, वेटेड एवरेज कर सकते हो। अब वेटेड एवरेज कैसे करते हैं बेटा बता। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ, आपको जो पसंद है बताओ। सबसे पहले हम लोग जो कॉस्ट निकाल रहे हैं, हम लोग इसका कॉस्ट निकालना चाहते हैं, इसको बोलते हैं KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे करेंगे, KO विल बी सिंपली 15% जो है ये इक्विटी है ना, इसका वेट कितना है, सो 1000 इन टोटल कैपिटल ऑफ 1500, ये इसका वेट है, प्लस 8% इसका वेट कितना है 500 इन अ टोटल कैपिटल ऑफ 1500, सो 15% इंटू 1000 डिवाइड बाई 1500, ये आता है 0.6666, दिस इज अ वेट, प्लस 8% का वेट कितना है 500 डिवाइड बाई 1500, तो ऑब्वियसली 0.3333, आंसर कितना आएगा बताओ, 15 इंटू 0.666666 पूरा ले लिया मैंने, अराउंड 10 आ गया, 8 इंटू 0.33333333 2.6 आ गया, मतलब 12.67% इज कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे जो आंसर मिसिंग है विल बी 12.67%। मेरे टोटल कैपिटल का 1500 का कॉस्ट इज 12.67% है, क्योंकि कैसा होता है प्रोजेक्ट में तो 1500 इन्वेस्ट होगा, तो वहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 12.67% अपने को रिकवर करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन पे टू आवर कैपिटल प्रोवाइडर, जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया उनको अगर पे करना है तो हमको कम से कम 12.67% कमाना पड़ेगा। उसमें से 15% इसको दे देंगे ऑन 1000 एंड 8% डिबेंचर को दे देंगे 500 पे, टोटल बच जाएगा। तो यहां पर जो आपने निकाला इसको बोलते हैं वेट ऑफ इक्विटी, और इसको बोलते हैं वेट ऑफ डेट, इसको बोलते हैं KE मल्टीप्लाइड, इसको बोलते हैं KD मल्टीप्लाइड। सो इफ यू लुक एट द फंडामेंटल्स, क्या बनता है बताओ, KO इज सिंपली KE इनटू वेट ऑफ की, कैसे निकाला पता है ना, इसका इक्विटी का कैपिटल अपॉन टोटल कैपिटल, प्लस KD इनटू वेट ऑफ D, दिस इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नॉर्मल है, इसे कॉपी करो, एक और सम देता हूं, एक और सम प्रैक्टिस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक और तरीका है बट मैं नहीं देना चाहता हूं, ठीक है यही सॉल्व करो, तुम एक ही में खुश रहो भाई। ये वेट्स है, चलो लेट्स टेक अप अनदर एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2, कैपिटल दे रहा हूं एंड उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दे रहा हूं। इक्विटी इज 2000, कॉस्ट इज 20%, प्रेफरेंस शेयर इज 1000, कॉस्ट इज 10%, डिबेंचर इज 500, 1000, कॉस्ट इज 8%। बताओ टोटल कैपिटल कितना हुआ, टोटल कैपिटल इज 4000, सो इसका कॉस्ट क्या आएगा वो निकालना है। These are individual cost given to us, KE, KP, KD, we know how to calculate this। सॉल्व करूं, देखो KO will be 20% into 2000 in total capital of 4000, 50% हो गया, प्लस 10% in 1000 divided by 4000, plus 8% 1000 divided by 4000।
सो 20% 0.50 वेट है इसका, प्लस 10% 0.25 वेट है इसका, 8% 0.25 वेट है इसका। वेट का टोटल हमेशा हो जाता है। तो आंसर आएगा 14.5% इज माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो ये जो आंसर यहाँ निकाला मैंने 14.5% will be my total capital. It is weighted average cost of capital, nothing else. Again I applied the formula is KE weight E, KP weight P, KD weight D। नॉर्मल है सर, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। एक आपको ट्राई करने देता हूँ, चलो यू ओनली ट्राई। एग्जाम्पल नंबर 3, कैपिटल इज इक्विटी, फेस वैल्यू बीइंग, ट्विस्ट करोगे रहने दो, कर देता हूँ कोई नहीं। 1000 equity, face value being 100, 2000 preferred share, face value being 10, 500 debenture, face value being 100, cost of capital 20%, 15%. Also reserve is given as 50,000। चलो बताओ टोटल कैपिटल कितना, सबसे पहले उसकी बात करो, देन उसका क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट विल बी कॉस्ट रिजर्व का, वो तो सर आपने सिखाया नहीं। और दूसरा अमाउंट निकालना इजी है दोस्तों। देखो 1000 नंबर है 100 वाले, तो बैलेंस शीट में क्या कैपिटल आएगा, 1000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 1000 इंटू 100 तो 1 लाख हो गया। 2000 इंटू 10 विल बी 20,000, 5500 into 20 50,000 and this is also 50,000. So total capital will be how much, 5 5 10 2,20,000, 2,20,000 रुपए इसका कॉस्ट निकालना है। अब एक चीज हमेशा याद रखिए, इक्विटी है ना, इक्विटी इसी का होता है रिजर्व, तो जो यहां पर कॉस्ट दिख रहा है वही इधर भी आएगा। सो इक्विटी शेयर्स का ही रिजर्व होता है, रिजर्व बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट जो होगा उसी रिजर्व का भी कॉस्ट वही होगा, बिकॉज वो भी तो कैपिटल ही है ना, शेयर होल्डर उस पर भी तो पैसा मांगेगा। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कैन यू सॉल्व दिस विथ योर मैकेनिज्म सो कॉल्ड के ओ, वैसे ही करना है यार, और आप चढ़ जाएगा तुम लोग। $20,000 upon 2,20,000 एंड सो ऑन। आंसर निकाल लीजिए, कमेंट में डाल दीजिए ये आंसर आया, ताकि बाकी सबको भी मिल जाए। तो यहाँ पे जो मुझे समझाना था वो ये था बेटा, इक्विटी और रिजर्व बिलोंग्स टू वन कैटेगरी, इसके लिए उनका कॉस्ट भी सेम रहता है। और ये जो आपने कैपिटल निकाला वो बैलेंस शीट कैपिटल है। दिस कैपिटल इज टेक्निकली नोन एज बैलेंस शीट कैपिटल।
इसके अलावा भी कैपिटल होता है, फिलहाल ये अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हारे। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो आपको खुद के दम पे करने हैं। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3? जस्ट चेक एंड लेट मी नो। From the following information, determine the appropriate weighted average cost of capital relevant for evaluating long-term investment project. हमको लॉन्ग टर्म के एंगल से इन्वेस्टमेंट देखना है, तो लॉन्ग टर्म के एंगल से देखना है, ठीक है। नो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अच्छा सर ये तो के ई हुआ ना, हाँ। लॉन्ग टर्म डेट के डी, शॉर्ट टर्म डेट इग्नोर, क्योंकि जब हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम लोग लॉन्ग टर्म पैसे ही यूज करेंगे, शॉर्ट टर्म पैसे उसमें देखने का भी नहीं, क्योंकि वो काउंट ही नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ रिजर्व, सर वो तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कॉस्ट ऑफ रिजर्व इज इक्वल टू के, बट सर इसमें तो ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ तो अगर नहीं दिया होता तो मैं लेता ना, ये पुराना वाला है रेट है, के ही है वो भी, लेकिन पुराना वाला है। इसके लिए क्या करेंगे, दिस इज न्यू वन एंड दिस इज ओल्ड वन, तो यहां पर नहीं दिया होता तो मैं लेता, दिया है तो फिर वो लो जो दिया है। आ जाओ, अब बताओ मुझे कैपिटल क्या क्या दिया है। चेक, कैपिटल में बुक वैल्यू कैपिटल है, मार्केट वैल्यू कैपिटल, दो टाइप का कैपिटल होता है। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट से जो कैपिटल मिलता है, मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस जब मल्टीप्लाई होता है नंबर ऑफ शेयर्स में, तो जो कैपिटल मिलता है उसको मार्केट वैल्यू कैपिटल बोलते हैं। तो दे हैव गिवन द अमाउंट, तो डोंट वरी, दे हैव कैपिटल, इक्विटी, रिजर्व, लॉन्ग टर्म डेट्स, ये इग्नोर हो जाएगा, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैपिटल, सो टोटल भी रॉन्ग हो जाएगा। हमको सिर्फ ये तीनों के दम पे सॉल्व करना है। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको कैसे करना है, पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज, छोड़ो ना ये सब क्यों लिखना, डायरेक्ट के ओ, बैलेंस शीट वैल्यू के हिसाब से, है ना। चलो बैलेंस शीट के हिसाब से पहले बताओ मुझे 18%, 8% और 15%। 18% इज के, उसका कैपिटल कितना है, ये देखो इधर 3 लाख रुपीज, सो 3 लाख इन अ टोटल कैपिटल ऑफ, टोटल कैपिटल कितना है 3 प्लस 2 प्लस 4, आई गेस 9 लाख, सो डिवाइड बाय टोटल इज 9 लाख। मैं वो समरी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अब 8%, 8% मतलब ये वाला, तो देखो 8% इंटू 4 लाख डिवाइड बाय 9 लाख प्लस कॉस्ट ऑफ रिजर्व 15% एंड रिजर्व कितना है 2 लाख, 2 लाख इन टोटल ऑफ 9 लाख। शॉर्ट टर्म को इग्नोर करना बिकॉज लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इवेलुएट कर रहे हैं। सो 18% का वेट कितना आएगा, 3 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो वेट आ जाएगा 0.33 रिकरिंग, प्लस 8% से वेट कितना आएगा 0.44 रिकरिंग, प्लस 15% का कितना आएगा 0.22 रिकरिंग। रिकरिंग में पूरा लीजिए, कैल्सियम में 18 इंटू 0.333333 पूरा ले रहा हूं मैं, 18 इंटू 0.333333 पूरा कैल्शियम ले रहा हूं मैं, इंटू 0.4444, दिस केम 6%। क्लास में तो क्या आप लोग रहते हो तो थोड़ा बहुत आंसर मालूम पड़ जाता है, इधर खुद से करना पड़ता है। आई होप तुम लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हो, छाप नहीं रहे तो छापोगे पाप पड़ेगा। 3.55 प्लस 3.33, 12.88% इज के। ये जो मैंने के निकाला है, मैंने यहाँ पर ये जो लिए हैं वैल्यूज, आगे इससे सब बैलेंस शीट वैल्यूज लिए मैंने, मार्केट वैल्यू। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने एक पार्ट कर लिया, बुक वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेशन कर लिया।
मार्केट वैल्यू के दम पे करेंगे। सो ये जो आपने बुक वैल्यू के दम पे किया, जस्ट चेक करिए वापस से। अब इसी को मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से करेंगे। उसके लिए सबसे पहली चीज़ एक समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वो ये कि व्हेन यू लुक एट द बुक वैल्यू कैपिटल, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट कैपिटल। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो बुक वैल्यू लिखा है ना, इट्स अ बैलेंस शीट का कैपिटल। जो बैलेंस शीट में वैल्यूज होती हैं उसके दम पे किया है। मार्केट वैल्यू इज मार्केट प्राइस, आज मार्केट में क्या प्राइस पे चल रहा है वो। तो याद रखना, इक्विटी शेयर्स का टोटल इज रिफ्लेक्टेड ईयर। बोलने का मतलब होता है इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड मार्केट प्राइस। सो मार्केट प्राइस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इक्विटी एज वेल एज रिजर्व। तो उसके एंगल से अगर हम देखेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज बुक वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, इसका टोटल होता है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो ये हमेशा रखना, मार्केट वैल्यू लेंगे तो ये दोनों का मिला के टोटल हो जाता है। अब अपने को कितना दिया है मार्केट वैल्यू चेक करो, इट इज गिवन टू अस 7,50,000। सो इफ इट इज गिवन टू अस 7,50,000, तो इसमें इक्विटी कितना और रिजर्व कितना। तो जनरल टेंडेंसी ऐसी होती है कि बोथ आर टेकन टुगेदर 7,50,000, इसका कोई बाइफरकेशन नहीं किया जाता। हाउएवर क्वेश्चन में अपने को अलग अलग रेट दिया है, ये देख यहाँ पे अगर तू देखेगा तो रिजर्व का रेट अलग दिया है और इक्विटी शेयर कैपिटल का रेट अलग दिया है। रेट अलग देने की वजह से हमको इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। तो अब मैं अलग कर रहा हूं, ध्यान देना आप। इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं। तो इसमें से मैं निकालूंगा इक्विटी शेयर मार्केट वैल्यू कितना एंड रिजर्व्स का मार्केट वैल्यू कितना। तो हम इसको क्या करेंगे, बुक वैल्यू के जो भी रेशो था उसमें डिवाइड करूंगा। बुक वैल्यू का रेशो किधर है, 3:2 था ना, तो आई विल डिवाइड दिस इनटू 3:2। तो 3:2 में डिवाइड कर देता हूं। सो 7,50,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 कम्स टू 4,50,000 इक्विटी के टूवर्ड्स, एंड 7,50,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, 3 लाख टूवर्ड्स रिजर्व के टूवर्ड्स ले लेंगे। तो अब क्या हो गया देखो, मार्केट वैल्यू कैपिटल के हिसाब से अब मैं कर रहा हूं। तो इक्विटी जो मैंने निकाला है मार्केट वैल्यू का इस 4,50,000 निकाला है। रिजर्व्स जो मैंने निकाला है मार्केट वैल्यू का वो 3 लाख है। इन शॉर्ट दोनों भी 7,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 7,50,000 है। इनके कॉस्ट मुझे दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स। जैसे इसका दे रखा है कुछ अलग अमाउंट दिया है, शायद 18% एंड 15%। सो लेट मी टेक हियर 18% और इसका दे रखा है अपने को 15%। एंड ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म जो डेट है वो तो रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है फिलहाल। सो इट इज 8% वाला दे हैव गिवन टू 3,75,000, बराबर ना। ये तो कट जाएगा, 3,75,000 आई विल टेक हियर 3,75,000। इसका अपने को दिया हुआ है 8%, चेक कर लो। हाँ, सो टोटल मार्केट वैल्यू कैपिटल is 4,50,000 plus 3 plus 375 comes to 11,25,000। इसका कॉस्ट निकालना है अपन ने, तो वेटेड एवरेज करेंगे। केओ मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या आएगा, सो इक्विटी 18% दिया जिसका वेट इज 4,50,000 डिवाइड बाई 11,25,000 प्लस 15% इसका दिया है 3 लाख डिवाइड बाई 11,25,000 प्लस 8% और उसका दिया है 3,75,000 डिवाइड बाई 11,25,000। चलो वेट्स निकालते हैं, कितना कितना आता है। 450 डिवाइड बाई 1125.4 इंटू 18% प्लस
3 डिवाइड बाई 1125, 15% इंटू 0.266 रिकरिंग है, प्लस 8%, राउंडिंग ऑफ अलाउड है, बिंदास राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, उसका कोई टेंशन मत लीजिए, 0.33 रिकरिंग। फाइनल आंसर 18 को 0.4 करेंगे तो 7.2। एम प्लस फंक्शन यूज कर रहा हूं मैं, आप भी यूज कर सकते हो। 8 इंटू 0.333333 पूरा लीजिए ताकि आंसर्स एक्यूरेट हो। कम्स टू 13.87% KO। सो दिस इज ऑल्सो KO मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मतलब आपने एक KO किया है बुक वैल्यू के हिसाब से, ये रहा बैलेंस शीट वैल्यू के हिसाब से, और यहां पर जो मैंने लिया है कैपिटल क्या लिया है, मार्केट वैल्यू लिया है, तो ये रहा मेरा KO मार्केट वैल्यू के हिसाब से। सो लेट मी राइट हियर मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मतलब जो मैंने कैलकुलेशन किया बेटा, अगर मैं तुझे इन शॉर्ट समरी बताऊं तो कैपिटल जो होता है ना, दो टाइप का होता है। एक होता है जो बैलेंस शीट से कैपिटल निकालते हैं, जिसको बुक वैल्यू कैपिटल भी बोलते हैं, और एक होता है जो मार्केट के हिसाब से निकाला जाता है, जिसको मार्केट वैल्यू कैपिटल बोला जाता है। कंपनी जब भी खरीदी बेची जाती है तो इट इज ऑलवेज ऑन मार्केट वैल्यू के हिसाब से, और बुक्स के हिसाब से, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से दिस इज द कैपिटल। तो उसके हिसाब से जो KO निकलता है दो टाइप का हो सकता है, एक बुक वैल्यू वाला KO होता है और एक होता है KO मार्केट वैल्यू वाला, ऐसा। तो दिस आर द टू कैपिटल्स। इस तरीके से अपन ने सॉल्व करना है, तो जस्ट एक बार चेक कर लीजिए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट। वन मोर थिंग, अगर आप चाहो तो ये जो मैंने दो 7,50,000 को सेग्रीगेट किया, आप इसको नहीं भी सेग्रीगेट करके डायरेक्ट 18% लेके भी सॉल्व करोगे तो भी राइट माना जाएगा, नथिंग रॉन्ग एज सच। क्योंकि देखो पूरा इक्विटी का जो वैल्यू है इट्स 7,50,000 और जिसका कॉस्ट है 18%, तो मैं इसको सेग्रीगेट नहीं करूंगा कि भाई उसमें कितना रिजर्व और कितना इक्विटी, मैं दोनों को इक्विटी मान के चलूंगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं, दिस इज बस्ट अजम्पशन बेस्ड है, ये तुम्हारे मॉड्यूल में ऐसा किया है इसके लिए मैंने इसको ऐसा सॉल्व किया। अदरवाइज मैं तो वैसे ही करता, डायरेक्ट पूरा का पूरा इक्विटी मान के सीधा 18% ले लेता, बट दैट्स ओके। मॉड्यूल में ऐसा दिया है तो मैंने मॉड्यूल के बेस से कर दिया, मैंने उसको सेग्रीगेट कर दिया, डिवाइड कर दिया इन बुक वैल्यू वेट। ये मैंने मॉड्यूल से उठाया है कैलकुलेशन, एंड मैंने बुक वैल्यू वेट्स में उन दोनों को डिवाइड कर दिया और देन उसके हिसाब से मैंने कैपिटल ले लिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिए। फॉर मी मोस्ट डिजायरेबल कैपिटल स्ट्रक्चर, सस्ता इज बेटर, सबसे कम से कम। ये क्या बोलता है, डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल, 0% डेट है, इसका मतलब पूरा का पूरा इक्विटी है। अगर मैं बोलता हूं 10% डेट है, 10%, तो 90% इक्विटी है और 10% क्या है, डेट। 20% डेट है, इसका मतलब 80% इक्विटी है। 30% डेट है, इसका मतलब 70% इक्विटी है। 40% डेट है, इसका मतलब 60% इक्विटी है। 50% अगर डेट है तो इसका मतलब 50% इक्विटी है। 60% डेट है, इसका मतलब 40% इक्विटी है। परसेंटेज इज वेट बेटा, वेट, वेट। तो इफ यू मल्टीप्लाई दिस वेट्स टू देयर केस और इन दोनों का टोटल निकालो, देखो ना, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 में टेबल में ही सॉल्व करना, मैं एक सॉल्व करके बता रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं KD इंटू वेट ऑफ D, तो KD अगर वो लोग ने बोला है 5% और उसका 10%, मतलब 0.1 लिख सकता हूं ये, प्लस KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी,
तो के ई कितना दिया है, 12% दिया है, उसका वेट 0.90 ही होगा ना, तो मिल जाएगा के ओ। तो के ओ कितना आएगा देख, 5% इंटू 0.10 प्लस 12% इंटू 0.90, 11.3%। तो यहीं पे कॉलम बना दियो के ओ का और निकालते जाओ, 11.3 आएगा, ऊपर वाले में 12% आएगा। ऐसे निकालते जाओ एंड फाइंड आउट सबसे कम कॉस्ट कहां आता है इन पूरे एग्जाम्पल में। तो ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स बोला जाएगा। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, बेस्ट वो होगा जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होगा, मिनिमम विल बी बेस्ट। और जो भी आंसर निकालोगे उसको कमेंट में लिखिए, सो दैट अदर्स लोगों को पता चले आपने क्या आंसर निकाला। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से पहले वाले में मैंने लिखा नहीं भाई, अंडरस्टूड है, इधर 0% डेट है, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा इक्विटी है तो कॉस्ट भी 12% ही आएगा ना, तो इसको कैलकुलेट करके कर दीजिए। चलो, वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा सम है, मतलब जिसमें ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिलेटेड हर एक चीज अवेलेबल है। इसके लिए आप लोग ध्यान देंगे मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 5, लेट मी टेक द ब्लू कलर दिस टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। दोनों भी तरीके से कैलकुलेट करना है, बुक वैल्यू भी करना है, मार्केट वैल्यू भी करना है, ठीक है। बुक वैल्यू स्ट्रक्चर इज गिवन टू अस 100 रुपीज के पर डिवेंचर, दिस इज अमाउंट गिवन टू अस। 8 लाख अमाउंट है, 100 रुपीज, तो कितने डिवेंचर हो गए बेटा, तो मेरे हिसाब से 8000 नंबर्स हो गए। 2 लाख दिया है तो 2000 नंबर्स हो गए। 10 लाख दिया है तो 1 लाख नंबर्स हो गए। दीज आर द नंबर्स, और कैपिटल दिया है, मतलब दिस कैपिटल इज कॉल्ड बुक वैल्यू कैपिटल दिया है। नीचे जाएंगे, रिसेंट मार्केट प्राइजेस, डिवेंचर का दिया 110 रुपीज का चल रहा है, प्रेफरेंशियल 120 पे चल रहा है, इक्विटी 22 पे चल रहा है। कहना से इससे हम लोग मार्केट वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे 8000 नंबर्स हैं डिवेंचर के, इफ वी से 8000 नंबर्स, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 8000 इंटू 110 कम्स टू 8,80,000। ये मार्केट वैल्यू है डिवेंचर का। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर 120 रुपीज का चल रहा है, 100 वाला, 2000 नंबर्स हैं, सो लेट्स मल्टीप्लाई 2000 नंबर्स, 2000 इंटू 120 कर दीजिए, 2,40,000 आ गया। और इक्विटी के 1 लाख नंबर्स हैं, तो दिस विल बी 22 lakhs हो जाएगा। 1 lakh इंटू 22 comes to 22 lakh. Let's take the total of this, 22 lakh plus 2,40,000 plus 8,80,000 comes to 33,20,000। ये भी कैपिटल है बेटा, इसको मार्केट वैल्यू कैपिटल बोलते हैं। So we have got two different capitals, one is book value capital, another one is market value capital। ये देखिए इधर एक 20 lakhs निकाला हमने ये वाला, और एक 33,20,000 निकाला। सर इसका फायदा क्या है, अबे एड़े अभी थोड़ी देर पहले तो सॉल्व करके दिया अपने को। बुक वैल्यू के हिसाब से लेगा, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेगा तो बुक वैल्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलेगा, एंड मार्केट वैल्यू लेगा उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई करेगा तो मार्केट वैल्यू का कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलेगा। अब मुझे सिर्फ चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो दोनों में कॉमन होता है। लुक एट दिस। चलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए ये रहा पूरा दिया हुआ है, 100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल मतलब ये रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगेगा, 10 ईयर इज अ टाइम, 13% कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब होता है डिविडेंड रेट, सो ये डिविडेंड का परसेंटेज, सॉरी इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट बोलते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट इज खर्चा, 4% खर्चा जाएगा, सेलिंग प्राइस इज 100,
इतने को सॉल्व कर रहा हूं मैं, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 5 के डी। केडी इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस आरबी माइनस एनपी अपॉन टाइम अपॉन आरबी प्लस एनपी का एवरेज। चलो बताओ इंटरेस्ट कितना, 100 रुपीज वाला है, 13% इंटरेस्ट है। तो आप चाहो तो शॉर्टकट यूज करके सॉल्व कर सकते हो, मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। पर डिबेंचर 100 रुपीज पे 13 रुपीज इंटरेस्ट है। टैक्स रेट कहाँ दिया है सर, 50% सबसे लास्ट में दिया है, तो 0.5 कर दिया। चलो बताओ रिडम्पशन किस पे करना है, रिडीमेबल एट पार लिखा है यहाँ पे। पार का मतलब होता है जितने में इशू कर रहे हैं उतने में, फेस वैल्यू माइनस एनपी कितना है। देखो 100 रुपए की चीज है, 4% कमीशन देना है, तो 100 रुपए में से 4% माइनस कर दो, -4% कम्स टू 96 डिवाइड बाय टाइम इज 10 years। 100 प्लस 96। अगर आपको जो मैंने अभी सॉल्व किया नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, वहां पे मैंने कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकाला है। ठीक है, ये कर लिया। अब बताओ 13 इंटू 0.5, 6.5 हो गया ऊपर। 4 रुपीज डिवाइड बाई 10 दैट इज 0.4 होल डिवाइड बाय 196 डिवाइड बाई 2 98। लेट्स डू 6.5 प्लस 0.4 डिवाइड बाय 98 परसेंटेज, 7.04 परसेंटेज में निकाला मैंने आंसर। दिस इज द केडी आई कैलकुलेटेड, सो केडी मिल गया मुझे। अब वैल्यू मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू वेट के हिसाब से करके सॉल्व हो जाएगा। केडी निकाल लिया। चलो केपी 100 पर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल वाला है, ये भी एट पार, 10 ईयर मेच्योरिटी, टाइम दिया हुआ है, 14% डिविडेंड रेट है, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस 100। चलो सेम फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। केपी बट प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स नहीं होता इसमें, इसलिए नहीं ले रहा हूं। बाकी सब कुछ सेम है, रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। चलो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, सॉल्व मत करो आप लोग, पहले सुन लो। 14 रिडीमेबल एट पार है, इसमें 100 रुपए की चीज है और 5% कट जाएगा तो 95 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 ईयर्स है इसमें भी, 100 प्लस 95 डिवाइड बाई 2। चलो सो 14 तो आएगा ही, प्लस 5 डिवाइड बाई 10, 0.5, 4 डिवाइड बाई 195 डिवाइड बाई 2, 97.50। तो क्या आंसर आएगा बेटा, 14.5 डिवाइड बाई 97.5 परसेंटेज, 14.87 परसेंटेज इज योर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स केपी। ये देख, ये निकाला मैंने केडी, ये केपी। अब बस के ही मिल जाए बात खत्म हो जाएगी। के के बारे में भी बोला है, इक्विटी शेयर 2 पर शेयर फ्लोटेशन कॉस्ट, ओके, सेलिंग प्राइस 22। इसका मतलब हाथ में जो पैसा आना है, जो प्राइस हाथ में आने वाली वो 20 रुपीज होगी। डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इज 2 रुपीज, दिस इज D1। एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 7%, दिस इज G। कंपनी pays all its earning in the form of, वेरी सिंपल, देख D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ, D1 2, यहां पे याद रखना 22 माइनस 2 करना पड़ेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, 0.07, 2 अपॉन 20 प्लस 0.07, 2 बाई 20 प्लस 0.07, this comes to 0.17 which can be termed as 17%। ये तेरा मिल गया इक्विटी।
अब तेरे पास सब आ चुका है। लो, कैलकुलेशन ऑफ KO बुक वैल्यू के हिसाब से। ध्यान दो, पहले यहां लिख रहा हूं बुक वैल्यू कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इक्विटी कितना, प्रेफरेंस कितना, एंड डेट है ना भाई, डिबेंचर कितना, बुक वैल्यू के हिसाब से। ये रहा, सब दिया हुआ है, 8 to 10, सो मेरा इज 10 lakhs, प्रेफरेंस शेयर इज 2 lakh, डेट इज 8 lakh। इसका हमने निकाला 17%, प्रेफरेंस शेयर का हमने निकाला है 14.87, डेट का हमने निकाला है समथिंग 7.04%। टोटल कैपिटल जो हो रहा है 20 लाख, इसका कॉस्ट अपने को बताना है। सो वेटेड एवरेज कर सकते हैं, वो भी करवाएगा तुम लोग मेरे से, पाप नहीं चढ़ेगा तुम लोग को। 17% पे आप चाहिए तो 10 lakhs पूरा मत लिखिए, सबके जीरो हटा दीजिए। सो 1000 लिख के 2000 कर दिया, सिंपल, प्लस 14.87% करके 200 डिवाइड बाय 2000, वही आंसर आएगा। 00 वैसे भी कटना है बेटा, 800 डिवाइड बाई 2000, इसका आंसर निकालिए और वहां लिख दीजिए बुक वैल्यू। कमेंट में आंसर लिखना भूलिए मत, कमेंट में लिख दीजिए आंसर। मैं आपको बताता हूँ कैसे भी आंसर कितना निकालेगा, जो भी निकालेगा कमेंट में लिख लियो। कैलकुलेशन कमेंट में लिखने से क्या होगा कि तेरे फ्रेंड लोग जो लोग करेंगे इसके बाद, उन लोग कमेंट में जाके देख सकता है आंसर। तो लेट मी सी हु इज द फर्स्ट। कैलकुलेशन ऑफ KO मार्केट वैल्यू के हिसाब से। सो अगेन मार्केट वैल्यू कैपिटल लिखूंगा एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स। इक्विटी ऊपर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, आप अपनी मर्जी से लिखो। इसकी ऑलरेडी मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर रखे, देखो 8,80,240, सो 22 लाख सबसे टॉप पे आएगा। प्रेफरेंस विल बी 2,40,000 एंड 8,80,000। टोटल कैपिटल वो भी मैंने कर रखा है 33,22,000 सॉरी। इक्विटी का हमने निकाला है 17%, दोनों में कॉमन ही होता है। प्रेफरेंस शेयर्स मैंने निकाला है 14.87% एंड ये मैंने निकाला है 7.04%। गेट मी दिस आंसर, कमेंट में लिखेंगे आप। कमेंट में लिखने से तेरे दोस्त को भी पता चलेगा तूने आंसर क्या निकाला, उसने आंसर क्या निकाला, फाइनल आंसर क्या है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने ही के निकाला और हमने कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस सम इज कॉम्प्रहेंसिव सम बिकॉज इसमें हर एक चीज दी हुई है, हम ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं, हम ही सॉल्व कर रहे हैं, तो इट इज वेरी गुड सम टू प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए टेक्स्ट बुक में से। ये CMA इंटर की जून 19 के एग्जाम में 6 मार्क्स को पूछा था। देखो ये इजी है कि डिफिकल्ट है, आप बताओ। वंडरलैंड हैज द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। ये पूरा बुक वैल्यू है, ठीक है। रुपीज इन 1000 दिया है बेटा, यहाँ पर 6 लाख इक्विटी शेयर 10,000, ये 30, ठीक है। द इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी सेल्स एट 20 पर शेयर, द डिविडेंड
expected next year is 2.5%. That means this is D1, and which is expected to grow at 5%. Corporate tax rate is 30%. You are required to calculate the weighted average cost of based on the existing capital structure. सिर्फ आपको बुक वैल्यू वेट से सॉल्व करना है. So question number 15, let's do it. Question number 15 from June 19 exam, 6 marks. सबसे पहली चीज सारे केज निकालिए. के सो पहला मैं निकाल रहा हूँ के इज D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ. D1 क्वेश्चन में सामने से दे रखा है उन लोगों ने 2.5 डिवाइड बाई सेल्स है 20 प्लस ग्रोथ रेट इज 0.5. सो हाउ मच? 2.5 डिवाइड बाई 20 plus 0.05 comes to 0.175, that is 17.5%. Let's go for KP. कितना दिया है KP क्वेश्चन में? सर कुछ नहीं बोला है. अबे कुछ नहीं बोला है तो फेस वैल्यू ये रहेगा, ये रहेगा. अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है बेटा तो हमेशा याद रखना फेस वैल्यू विल बी इक्वल टू नेट प्रोसीड, दैट इज 100. एंड प्रेफरेंस डिविडेंड तो फेस वैल्यू पे ही पे करना है. तो 100 रुपीज पे अगर आप पे करते हो say 9%, that means you are going to pay 9. So 9 upon 100 into 100 comes to 9%. सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी बट ठीक है. ये 9%, ये 17 पॉइंट. सिमिलर वे केडी में भी कोई डिटेल नहीं दिया तो हम क्या करेंगे केडी में यही मान लेंगे फेस वैल्यू एंड दिस इज 12%. ध्यान दो फेस वैल्यू will be equal to net proceed which is 100 and interest will be calculated on face value, that is 100 into 12%. However, the formula says interest 1 minus tax rate upon NP. Don't forget this. So this 12 rupee is subject to tax of 50% upon 100, तो 6% आएगा. देख सब कुछ मिल गया. अब तू क्या करेगा बता? कैलकुलेशन ऑफ KO बुक वैल्यू के हिसाब से. तो बुक वैल्यू कैपिटल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इफ यू वांट यू कैन इग्नोर दिस स्टेप एंड डायरेक्टली यू कैन सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेन है तुम्हारा आंसर राइट होना चाहिए. सो दे हैव गिवन इक्विटी 6,000, 1,000 and 3,000. Total capital would be 10,000. कॉस्ट मैंने अभी निकाले सारे 17.5, 9% and 6%. या अब देखो मैं एक शॉर्टकट यूज कर रहा हूं. समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझेगा तो भी चलेगा. मैं वेट से यही निकाल रहा हूं जो हम नीचे सॉल्व करते हैं. हम क्या करते हैं दिस मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ इक्विटी. तो वेट ऑफ इक्विटी 6,000 डिवाइड बाई 10,000, सो 0.6 आएगा. देन हम लोग क्या करते हैं प्रेफरेंस शेयर में 1,000 डिवाइड बाई 10,000, सो 0.10 आएगा. एंड देन हम क्या करते हैं 3,000 डिवाइड बाई 10,000 करते हैं ना, सो 0.3 आएगा. तो मैंने क्या किया तीनों का वेट यही निकाल लिया. अब हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई ही करते हैं ना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं. 17.5% इंटू 0.6, इधर आ गया 10.50. दिस इज माई KO कॉलम. 9 इंटू 0.1, 0.90 एंड 6 इंटू 0.3, दैट इज 1.8. इसकी टोटल मार दीजिए. दिस इज ऑल्सो योर KO. 10.50 plus 0.90 plus 1.8
13.20 इज अ फाइनल आंसर, इसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेगा। तो यू कैन डू दिस वे ऑल्सो, जैसे मैंने इधर पे कैलकुलेशन किया, मैंने ये वेट्स कॉलम यहीं पे डाल दिया, आपके ऊपर है आप कैसे कॉल करना चाहते हैं, सॉल्व करिए, कोई इश्यू नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था जून 26 मार्क्स। याद रखना दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो सिंपल कितने टाइम में सॉल्व करना, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1 मार्क्स के लिए आपको मिलेंगे 1.5 मिनट। दिस इज द इक्वेशन यू शुड कैरी। मैं आपको समझाता हूं तो शायद आपको थोड़ा बेटर वे से समझेगा। देख इधर आ, मैं क्या बोलना चाहता हूं, सुन। कैसा होता है, 100 मार्क का पेपर है अपना, वी हैव अ क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, राइट, एंड 100 मार्क्स अपने को सॉल्व करना है 300 मिनट्स में, बराबर है। डोंट टेक पूरा मिनट, इसमें से हम क्या करेंगे, कुछ मिनट कमती कर देते हैं। जैसे अगर हम लोग ऐसे सिंपल इक्वेशन देखेंगे तो हर मार्क्स के लिए 3 मिनट है, डोंट डू दैट वे। इसमें से 30 मिनट्स माइनस कर दो, कुछ कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाएगा तो अपने पास उतना बफर रहना चाहिए। अब क्या हो गया देखो, 300 माइनस 30, ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा तुमको, 3 घंटे का पेपर है, 180, सॉरी, हाँ 180 मिनट्स है। 30 मिनट्स माइनस किया तो तेरे पास कितना बचा, 150 मिनट्स बचा। 150 मिनट्स 100 मार्क्स, सो ईच मार्क्स विल हैव 1.5 मिनट। ये मेरा एक कैलकुलेशन है। इससे अगर तू कैलकुलेट करेगा तो तेरे पास लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे you will have 30 minutes left in your pocket which you can use for half done sum, not done sum, difficult sums के लिए। ये इक्वेशन फॉलो करिए। अब क्या होता है, जैसे अपना ये क्वेश्चन कितने मार्क्स को था, इट वॉज फॉर 6 मार्क्स, तो हाउ मच टाइम यू शुड एक्चुअली डिवोट, 6 मार्क्स इंटू 1.5 करने का, 6 इंटू 1.5 कम्स टू 9 मिनट। सो 9 मिनट्स में आपको क्वेश्चन को रीड भी करना है एंड सॉल्व भी करना है, और आई वुड से राइट सॉल्व करना है। अगर ये स्पीड से जाओगे, इस प्रैक्टिस से जाओगे, तो आप आराम से अपना पूरा पेपर लिख सकते हो, और आपके पास लास्ट में 30 मिनट्स बचेंगे जो आप हाफ सम या रॉन्ग सम जो किया रहेगा उसको सॉल्व करने में कर सकते हो। और ये बहुत जरूरी टेक्निक है दोस्तों, किसी भी चीज को फटाफट सॉल्व करिए। हाँ, यू कैन टेक अ टाइम टू थिंक बट नॉट टाइम टू सॉल्व। जितना सोचना है सोच ले, मतलब इस सम को अगर 9 मिनट्स में अगर अपने को सॉल्व करना है ना, तो मैं बोलता हूं ना, तू 4 मिनट सोच सकता है, 4 मिनट्स यू कैन थिंक एंड 5 मिनट्स टेक टू सॉल्व। 5 मिनट्स में सॉल्व हो जाता है, आराम से सॉल्व होता है। ठीक है, तो उस तरीके से थोड़ी प्रैक्टिस रखिए।